ओके, करें लेक्चर स्टार्ट करें। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे? थक जाते हो एंड तक ना? चेहरा तुम्हारी शक्लें देख के ऐसा लगता है। थक रहे हो? नहीं थक रहे हो? नहीं थक रहे हो, मुझे क्यों लग रहा है फिर? चलो ठीक है। अच्छा, इको में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें 3 पढ़नी थी। एक थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? अच्छा, हमने बहुत सारा टॉपिक कर लिया है। एक दिन हम इसकी रिवीजन क्लास भी रखते हैं, ओके। या तो आज की क्लास में थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं, रिवीजन हमने करी नहीं है ना। लॉ ऑफ डिमांड के बाद वाले टॉपिक हमने रिवाइज नहीं करे हैं, हमने डिटर्मिनेंट्स तक रिवाइज कर लिया था एक दिन। आज की क्लास में चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ओके। क्या बोल रहे हैं? हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे पढ़ते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया था, हम लोगों ने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया था। आज की क्लास में बच्चे हमको क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कह रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द चेंज इन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब रिलेटेड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है तो गिवन कमोडिटी के डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। आज की क्लास का हम केवल ये वाला टॉपिक करेंगे। इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा? डिमांड खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या खत्म हो जाएगा? डिमांड खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? अब हम सप्लाई पर आएंगे उसके बाद, ठीक है। फिर हमारा सप्लाई का टॉपिक शुरू हो जाएगा। बट व्हाट आई एम प्लानिंग कि डिमांड शुरू कराने सप्लाई शुरू कराने से पहले एक बार डिमांड का हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। सप्लाई पे स्विच करने से पहले हम क्या करेंगे? एक बार डिमांड का जो भी हम लॉ ऑफ डिमांड के बाद जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हमने, लॉ ऑफ डिमांड के क्या पढ़े थे? अजम्पशंस पढ़ी, एक्सेप्शंस पढ़ी लॉ ऑफ डिमांड की। फिर हमने क्या पढ़ा था? अजम्पशंस पढ़ी, एक्सेप्शंस पढ़ी, फिर हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड पढ़ा था, मूवमेंट इन शिफ्ट हमने पढ़ा था। फिर हम इलास्टिसिटी पर आए, इलास्टिसिटी के हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े। फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी पढ़ा। फिर हमने टाइप्स, अब यहां पर हम किस पे आए हैं? जो 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है, अब हमें ये पढ़ना है ना। तो यस, तो हम क्या करेंगे? डिमांड की रिवीजन करेंगे पहले सारा, उसके बाद सप्लाई पर जाएंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली आज ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया है लेकिन रिवीजन नहीं करी है। एंड व्हाट आई एम प्लानिंग कि डिमांड के रिवीजन करने के बाद ना आज का टारगेट हमारा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद व्हाट आई एम प्लानिंग कि तुम्हें एक बारी क्विक रिवीजन दूंगी जितना भी हमने डिमांड पढ़ लिया है, जितना भी हमने डिमांड पढ़ लिया। कल की क्लास में ना जितने टॉपिक हम डिमांड तक कर चुके हैं, जितने टॉपिक हम डिमांड तक कर चुके हैं उसके हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। मतलब अब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज पढ़ेंगे। अभी तक मैं क्या करा रही हूँ? तुम्हें सिर्फ नोट्स पढ़वा रही हूँ। मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है लेकिन आंसर्स फ्रेम करना भी हमने सीखा नहीं है, लैंग्वेज हमें कैसे लिखना है। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितना हमने डिमांड कर लिया। तो बेसिकली हमारा आज की क्लास का टास्क क्या है? डिमांड को खत्म करना, है ना, डिमांड को खत्म करना और डिमांड को एक बारी रिवाइज करना। सप्लाई अभी हम शुरू नहीं करेंगे, सप्लाई करने से पहले हम एक बारी क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। चलो करें फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करें। एक्साइटेड हो या थके हुए हो? चलो ओके। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है? प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ लिया था, इनकम हमने आई गेस लास्ट क्लास में ही करा था, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी के हमने टाइप्स पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था, है ना। फिर हमने पढ़ा था इनकम का, हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ये रहा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड लास्ट जो हमको पढ़ना है
इनकम इलास्टिसिटी हो गया, ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो क्या पढ़ना है हमें, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कह रहे हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज के प्राइस में, गिवन कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है क्या अभी, गिवन कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है क्या अभी, गिवन कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है अभी। चेंज किसके प्राइस में है, रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस में है ना, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में क्या है, प्राइस में चेंज है, और रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से गिवन कमोडिटी की डिमांड क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। एक बार फटाफट से याद करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, कितने टाइप के गुड्स होते हैं, दो, कितने टाइप के गुड्स होते हैं, दो, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने क्या पढ़ा था, क्या होते हैं, यस, हम एक दूसरे को रिप्लेस, उन गुड्स को रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल बॉल पेन और जेल पेन, कॉफी और टी, ओके, बॉल पेन और जेल पेन, कॉफी और टी। अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो टी की डिमांड, कॉफी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो टी की डिमांड, रीजन बीइंग ये कंपैरेटिवली महंगा हो गया और ये लोगों को रिलेटिवली सस्ता लग रहा है, तो इसके सारे कंज्यूमर्स यहां शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसके प्राइस में चेंज आने की वजह से, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से गिवन कमोडिटी की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है, चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है ना, बढ़ गई है, चेंज हो रही है या फिर फ्लक्चुएट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्राइस किसके चेंज हो रहे हैं, रिलेटेड कमोडिटीज के प्राइस चेंज हो रहे हैं। ओके, रिलेटिव गुड्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं, गिवन कमोडिटी की डिमांड में किस तरीके से, किस परसेंटेज का चेंज आ रहा है, यही क्या बताता है हमें, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में अगर हम बात करें, कार एंड पेट्रोल के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर किसके, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाती है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाती है। रीजन बीइंग अब दोनों को साथ में यूज करना क्या हो गया है, डिफिकल्ट हो गया, दोनों को साथ में यूज करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, इसलिए उसके डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक के प्राइस बढ़ना, किसका प्राइस बढ़ा था, गिवन कमोडिटी का प्राइस बढ़ा था, नहीं, रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ा था, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ा था और गिवन कमोडिटी की डिमांड में चेंज आया था। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यही बताता है कि जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से गिवन कमोडिटी के कितने परसेंटेज में चेंज हो रहा है, क्या होता है ये, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। बी क्या है यहाँ पे, रिलेटेड गुड्स, बी क्या है यहाँ पे, रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटिव गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से गिवन कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है ना। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस आता था, ऊपर क्या आता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आता था। क्या आता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन यहां पर प्राइस भी किसका होता था, एक्स कमोडिटी का, सॉरी, डिमांड भी किसकी होती थी, एक्स कमोडिटी की, और प्राइस भी किसका होता था, एक्स कमोडिटी का। मतलब दोनों ही किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेम कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसके बारे में बात कर रहे थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हम कहां थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्वांटिटी एंड प्राइस किसके बारे में बात हो रही है, सेम कमोडिटी के बारे में बात हो रही है। यहां पर भी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम है, यहां पर भी फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी अपॉन में प्राइस, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी, मतलब सेम कमोडिटी के बारे में यहां पे बात हम नहीं कर रहे हैं। ओके, क्या हो गया, ओके, क्या बोल रहे हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटी एक्स एंड वाई क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब टी एंड कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कार एंड पेट्रोल, अभी हमने डिस्कस करा है ना। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सी है, इलास्टिसिटी ऑफ सी का मतलब क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ई सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई सी से डिनोट करते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कौन से गुड्स हैं आपके, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में
जो आपकी डिमांड रहती है वो कैसी रहती है बच्चे, पॉजिटिव डिमांड रहती है। कैसी रहती है, पॉजिटिव डिमांड रहती है। ओके, और पॉजिटिव डिमांड कैसे रहती है, क्यों रहती है पॉजिटिव डिमांड, क्योंकि एक के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। एक के टी के प्राइसेस बढ़े थे, कॉफी की डिमांड क्या हो गई थी, रीजन बीइंग कॉफी क्या हो गया, अभी सस्ता हो गया। कॉफी क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो टी के प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसके रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसीलिए इसकी जो ईसी है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। कब, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। कब, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ईसी हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है ना। प्राइस इलास्टिसिटी में कैसा रहता था, हमेशा नेगेटिव रहता था। हमेशा कैसा रहता था, नेगेटिव। रीजन बीइंग प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती थी, तो इनवर्स रिलेशन था, कैसा रहता था, नेगेटिव रहता था। कैसा रहता था, नेगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी में कैसा होता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। पॉजिटिव कब, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशन, तो आपका ई वाई, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा आता था आपका, पॉजिटिव आता था। अगर इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है इंफीरियर गुड्स के केस में, तो क्या होता था, नेगेटिव होता था। याद आ रहा है ना, तभी रिवीजन की जरूरत है। लग नहीं रहा याद आ रहा है, नहीं आ रहा ना याद, आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं आप, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा रहता है बच्चे, पॉजिटिव रहता है। क्यों पॉजिटिव रहता है, क्योंकि एक के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ गई है। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव। और पॉजिटिव रिलेशन है, इसीलिए इसका क्या है, ईसी जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अब ये बोल रहे हैं पॉजिटिव रहता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। कब, जब आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मतलब कोक एंड पेप्सी के बारे में हम बात करें, एग्जैक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो एक के प्राइस बढ़ने की वजह से, एक के प्राइस, कोक के प्राइस बढ़ने की वजह से जो पेप्सी की डिमांड है वो एकदम से क्या हो जाएगी, 100% डिमांड शिफ्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, 100% डिमांड शिफ्ट कर जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट चेंज आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट चेंज आएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में ईसी हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और सब्स्टिट्यूट के केस में हम अगर याद रखें तो ईसी हमारा, सब्स्टिट्यूट केस गुड्स के केस में अगर हम याद रखें तो ईसी हमारा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। ईसी कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, कंफ्यूजन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपका ईसी क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव हो जाता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि एक के प्राइसेस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंस देयर इज अ इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो इनकी जो इलास्टिसिटी है वो भी क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। इलास्टिसिटी कैसी रहती है, नेगेटिव। ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने की वजह से कार की डिमांड कम क्यों हो रही है, क्योंकि अब उन दोनों को साथ में यूज करना क्या हो गया है, महंगा हो गया है, एक्सपेंसिव हो गया है ना, रिलेटिवली महंगा हो गया है। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं तो कार की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका ईसी आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। प्राइस बढ़े हैं पेट्रोल के, तो पेट्रोल के प्राइस नीचे जो चेंज आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। डिमांड ऑफ कार, ऊपर क्वांटिटी जो है क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए आपका आंसर जो है कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, प्राइस भी बढ़ रहा है तो प्राइस में चेंज आ रहा है पॉजिटिव, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है तो उसमें भी कैसा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ओके, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अभी पढ़ेंगे, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों के बीच में सेम रिलेशन है, मतलब
डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है ना। तो ये कब होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है। कब होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिलेशन। इसीलिए आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि दोनों को साथ में यूज करना अब क्या हो गया है? महंगा हो गया है। दोनों को साथ में यूज करना अब क्या हो गया है? महंगा हो गया। आवाज चुप रही है तो दर्द हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अनरिलेटेड गुड्स में क्या बोल रहे हैं? जब गुड्स का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो अनरिलेटेड गुड्स में शूज के प्राइस बढ़ने की वजह से पेन की डिमांड में कोई चेंज आएगा? शूज के प्राइस बढ़ने की वजह से पेन की डिमांड में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे ईसी क्या हो जाएगा आपका? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो रिलेटेड गुड्स के केस में तीन होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर जीरो। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। रीजन बीइंग देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ वन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा रहता है? नेगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा रहता है? नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी नेगेटिव। रीजन बीइंग इनवर्स रिलेशनशिप, है ना। एक का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, दोनों को साथ में यूज करना महंगा पड़ जाता है। तीसरा क्या है? अनरिलेटेड गुड्स। ईसी इज इक्वल्स टू जीरो कब होगा? जब आपके गुड्स में दोनों कमोडिटीज के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके अच्छा, इसके बाद से तो हमारा सप्लाई शुरू हो गया। इसके बाद से क्या शुरू हो गया? सप्लाई। और सप्लाई अभी हमको शुरू करना नहीं है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में लॉ ऑफ डिमांड से सारा रिवाइज करते हैं और कल की क्लास में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अभी हमारे टॉपिक बचे क्या हैं? सप्लाई में तुम्हें क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है, इसके अजम्पशंस पढ़ने हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना है, ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट तुम्हारा बचा है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है ना। तो कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं, मतलब ये लगा लो तुम आधा चैप्टर खत्म हो गया और आधा बचा है, ठीक है। स्टिल वी आर लेफ्ट विद हाफ चैप्टर, बट इट्स फाइन। अभी हम क्या करते हैं, कल की क्लास में हम डिमांड तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल हम नए कॉन्सेप्ट्स कंज्यूम नहीं करेंगे, ओके। और हो जाएगा हमारा सिलेबस, आई वुड से अभी जून चल रहा है ना, अगस्त मिड तक या एंड तक हम कर लेंगे, ताकि सितंबर का पूरा महीना हमारे पास रिवीजन के लिए होगा, ठीक है। आई विल ट्राई कि अगस्त मिड तक हमारा कम्युनिकेशन भी, इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमिक्स तो आई वुड से जल्दी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में इतना कंटेंट है नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो जल्दी हो जाएगा। चलो फटाफट से पहले तो मुझे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है? तीन होती है, अभी हमने रिवाइज करा। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो। जीरो कब? व्हेन देयर इज नो रिलेशन। पॉजिटिव कब? जब दोनों में सेम रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन हो। और ये कब होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। नेगेटिव कब होता है? व्हेन देयर इज इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ओके। तो उसको हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड से शुरू करते हैं। आज रिवाइज कर लेते हैं, कल क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे। मेक श्योर एक बार घर पे भी थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर आना। ऑल्दो हमने बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ी हैं, और हैंड रिटन नोट्स के साथ ना थोड़ा इजी होता है चीजों को रिटेन करने में। अभी लैंग्वेज पढ़ते ना तो शायद तुम रिटेन नहीं कर पाते उतना इजीली, जितना हैंड रिटन नोट्स के साथ ना रिटेंशन हमारा बढ़ता है। होता है ना ऐसा? चलो करें स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके तो क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता था? लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ डायरेक्शन देता था, और क्या डायरेक्शन देता था? दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। क्या देता था? दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हम कम कर देते हैं, प्राइस कम होता है तो डिमांड हम
बढ़ा देते हैं। बस यही बढ़ा था हमने लॉ ऑफ डिमांड में, बस इतना ही बढ़ा था। क्या बढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, विच मींस प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, प्रोवाइडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर्स मतलब केवल यहाँ पे प्राइस को कंसिडर किया जा रहा है, बाकी फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है। केवल किसको कंसिडर किया जा रहा है? प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, वही हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड। कितना चेंज नहीं, किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। कितना चेंज तो कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितना चेंज आ रहा है मतलब मैग्नीट्यूड कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि कैसा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, डायरेक्शन कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमांड। डायरेक्शन कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है, तो इसके अगर हम कर्व के बारे में बात करें तो कर्व कैसा होता है हमारा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। रीजन बीइंग प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्या हो जाती है? ज्यादा। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए का कैसा रहता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ओके, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहते हैं? तो कीपिंग अदर फैक्टर्स हमने क्या क्या पढ़ा था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी डिमांड को फ्लक्चुएट करता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में केवल उस कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से फ्लक्चुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी क्या करती है? डिमांड को फ्लक्चुएट करती है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हम इन सारे फैक्टर्स को क्या समझ रहे हैं? कांस्टेंट समझ रहे हैं, है ना। फैशन में कोई चेंज नहीं है, कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं है, इनकम में चेंज आता तो भी डिमांड क्या होती थी? फ्लक्चुएट होती थी। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, याद है ना, वो सब भी इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, लेकिन अभी वो हमने रिवाइज करे थे कुछ एक दो क्लास पहले, है ना, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड से हमने आज रिवीजन स्टार्ट करी है। एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइस कुछ भी चेंज नहीं होगा। फ्यूचर में देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से भी हमारी डिमांड क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं है, टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं है, वेदर कंडीशन में कोई चेंज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपकी इकोनॉमी में इनकम डिस्पैरिटीज ज्यादा नहीं है, मतलब ऑल या तो सबके पास क्या है? इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ मनी है, बहुत कम लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है ना। एवरीवन इज क्या है? पॉइंट नहीं सुन रहे हो तुम? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो पॉइंट पढ़े थे ना हमने, या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है या तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है मतलब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, तो डिमांड इस केस में क्या होती है? ज्यादा होती है। अनइक्वली मतलब देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, मतलब फ्यू पीपल आर रिच एंड ज्यादा लोग क्या है? गरीब हैं। तो ऐसे में डिमांड क्या हो जाती है? कम, क्योंकि सबके पास पैसा उतना अवेलेबल नहीं है कि वो डिमांड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देयर इज नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, रेंज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ये कुछ नया टॉपिक था, है ना, ये हमने पढ़ा था। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? देयर इज नो चेंज इन द साइज एंड एज कॉम्पोजिशन में, ऐसे में कुछ भी चेंज इकोनॉमी में नहीं आया। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है? बस प्राइस को कंसिडर कर रहा है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, बस वो ये बोल रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहे हैं? प्राइस बढ़ने पर भी कुछ कमोडिटीज की डिमांड कम नहीं होती है, मतलब बहुत सारी जगह लॉ ऑफ डिमांड जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होता। तो सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने? गिफन गुड्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो आपके इंफीरियर हो, एक तो कैसे हो? इंफीरियर हो। इंफीरियर का मतलब क्या है? इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनके इनकम बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है? लार्ज पोर्शन ऑफ आपका बजट उनपे खर्च हो रहा हो, मतलब आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उन गुड्स के ऊपर, उनके कंजम्पशन, अगर उन गुड्स का कंजम्पशन नहीं करेंगे तो शायद आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपका लार्ज पोर्शन ऑफ बजट उन गुड्स के ऊपर आपका डिपेंडेंट हो, आप सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर हैं तो वो आप लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ऐसे गुड्स के केस में प्राइस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड क्या हो जाती है? प्राइस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड बढ़ती है, कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम का मेजर पोर्शन उस पर डिपेंडेंट है। अगर उनका प्राइस बढ़ जाएगा तो बचे हुए पैसों से वो दूसरा सामान ना खरीद कर क्या करते हैं? इन्हीं गुड्स में ज्यादा कंजम्पशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम एक बारी, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं?
स्टेटस गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स के बारे में, वेबलिन गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसे गुड्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो अब लोग क्या समझते हैं, अब ये हमारे स्टेटस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। प्राइस बढ़ने पर ही इनकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम हो जाता है तो इनकी डिमांड फॉल कर जाती है। और लोग इनको इसलिए नहीं खरीदते हैं कि इनकी यूटिलिटी की वजह से, इसलिए खरीदते हैं अपने वेल्थ और सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, स्पेक्यूलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जब सामान सस्ता है उसको खरीदेंगे और महंगा हो जाएगा तो उसको बेच देंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइस बढ़ने पर भी समटाइम उसकी डिमांड क्या हो जाती है और बढ़ जाती है, क्योंकि हमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस और क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, और मैं बाद में इसको क्या कर दूंगी, सेल कर दूंगी एट हायर प्राइसेस टू अर्न मोर प्रॉफिट, है ना। तो ऑल्दो प्राइस बड़े हैं अभी भी, ऑल्दो अभी भी प्राइस बड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, कंडीशन क्या है, फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर। मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेंगे। और करंट सिचुएशन क्या है, प्राइस ऑफ गोल्ड बढ़ गया, तो अकॉर्डिंगली कंज्यूमर को क्या करना चाहिए था, प्राइस बढ़ने की वजह से उसको डिमांड कम कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या करा, डिमांड बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी, क्या रीजन था, कंज्यूमर क्या चाहता था, क्या चाहता था, उसको लग रहा था कि फ्यूचर में दोबारा प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो उसको मार्केट में महंगे पे क्या कर देगा, सेल कर देगा फ्यूचर में, ताकि वो उसको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। इसीलिए अगर आपको स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज करनी है तो उन केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होता। प्राइस बढ़ने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा था, डिमांड कम हो जानी चाहिए, लेकिन इस वाले केस में डिमांड कम नहीं हुई थी। क्या हुआ था, प्राइस बढ़ने पर डिमांड बल्कि और। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर की साइकोलॉजिकल बायसनेस और उसका इल्यूजन। ये हमने एग्जांपल लिया था, 100 रुपए वाली बॉटल में उसको क्या लग रहा है, मिनरल्स ज्यादा है ना। पानी की बॉटल है 20 वाली भी 100 वाली, लेकिन उसका दिमाग क्या चल रहा है, प्राइस ज्यादा है तो सामान अच्छा होगा, तो डिमांड उसने बढ़ा दी। प्राइस कम हो जाएगा तो वो डिमांड कम कर देगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। तो मूवमेंट किसकी वजह से होता था, ये क्या है, 2 बार आ गई है पिक्चर ना इसमें। मूवमेंट क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट क्यों होता है, मूवमेंट होता है दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से। जब भी ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होती है। जब भी ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है तो क्या होता है, मूवमेंट होती है। मतलब या तो एक्सपेंशन होगा, मतलब डिमांड बढ़ गई है, प्राइस कम होने की वजह से या ज्यादा होने की वजह से, कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि प्राइस क्या हुआ था, प्राइस कम हो गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, डिमांड कम हो गई है। और डिमांड कम क्यों होगी, डिमांड कम क्यों होगी, प्राइस बढ़ गया। तो जब जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। जब जब प्राइस कम होता है तो डिमांड का क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। डिमांड का क्या हो जाता है, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में हमने क्या बोला, एक्सपेंशन कब होता है, जब प्राइस हमारा कम होगा। तो प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, तो क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। और जब जब एक्सपेंशन होता है तो कैसी मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है। पहले प्राइस कितना था, 20 था, तो डिमांड आप कितना कर रहे थे, 100 यूनिट। यहां पर पॉइंट था आपका। जैसे ही प्राइस कम हो गया, कितना हो गया, 15 यूनिट। प्राइस कम हुआ, 15 यूनिट होने की वजह से आपने क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर दिया, 150। नया पॉइंट कहां गया, यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। क्या हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का कम हो जाना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का कम हो जाना। और डिमांड कम क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस आपका क्या हो गया है, बढ़ गया है। पहले 20 रुपीज में आप कितना ले रहे थे, 100 यूनिट्स ले रहे थे। अब आप 20 रुपीज में कितना ले रहे हैं, आहा, पहले आप 20 रुपीज में 100 यूनिट्स ले रहे थे। प्राइस बढ़ने की वजह से आपने क्या कर दिया, 70 यूनिट्स लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। पहले यहाँ पॉइंट था आपका, आ गया बी पॉइंट। तो क्या हो रहा है, ए से बी मतलब अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। जब जब अपवर्ड मूवमेंट होगी मतलब डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है तो क्या बोलेंगे,
कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन डिमांड कम क्यों हो रही है? प्राइस की वजह से। कम क्यों हो रही है? प्राइस की वजह से। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? जब प्राइस कम होगा तो डिमांड, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। और इस टाइम पे मूवमेंट कैसी होती है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? मूवमेंट कैसी होती है? डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। कैसी होती है? डाउनवर्ड। जब जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन होना। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन होना। मतलब मूवमेंट कैसी होगी? अपवर्ड होगी। मूवमेंट कैसी होगी? अपवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है। अब ये मूवमेंट किस वजह से हो रही है? प्राइस में चेंज की वजह से। मूवमेंट किस वजह से हो रही है? प्राइस में। शिफ्ट किस वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। शिफ्ट किस वजह से होता है? चेंज इन डिमांड, जिसकी मतलब अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। प्राइस इस टाइम पे कांस्टेंट है, अभी देयर इज नो चेंज इन प्राइस। प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से। मतलब प्राइस रिमेन कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे टेबल में? प्राइस क्या है? प्राइस कांस्टेंट है। हिमांशु सोना नहीं है। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस क्या है? कांस्टेंट। पहले 20 रुपए में आप क्या ले रहे थे? 100 यूनिट ले रहे थे। आप 20 रुपए में कितना ले रहे हैं? 150 यूनिट ले रहे हैं। पहले 20 रुपए में कितना ले रहे थे? 100। आप कितना ले रहे हैं? 150। तो क्या रीजन हो सकता है? प्राइस तो बढ़ा नहीं है। शायद वेदर, प्रेफरेंस, फैशन या फिर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज करने के लिए, क्या पता ये सब रीजंस हो। तो आपने क्या कर दिया? अपनी डिमांड बढ़ा दिया। डिमांड बढ़ा दिया। तो ऐसे में जब प्राइस कांस्टेंट है, इस बढ़ी हुई डिमांड को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए हमें नया कर्व बनाना पड़ रहा है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो नया कर्व मतलब राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। ओके। यहाँ क्या बोल रहे हैं? डिक्रीज इन डिमांड। अगेन प्राइस में कोई चेंज है? नहीं, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। पहले 20 रुपए में आप 100 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब 20 रुपए में आप कितना खरीद रहे हैं? 70 यूनिट्स खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे रीजन क्या है? क्या ड्यू टू चेंज इन प्राइस है? नहीं। प्राइस में चेंज आने की वजह से है? नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये कहाँ बन गया आपका? यहाँ पर आपका नया कर्व बन गया, है ना। कहाँ बन गया? यहाँ पर आपका नया कर्व बन गया। इजी। तो यहां हमने क्या पढ़ा? क्या कह रहे हैं? अगर ड्यू टू प्राइस होगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस होगा तो क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है तो क्या होता है? मूवमेंट होती है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है तो क्या होता है? मूवमेंट होती है। और मूवमेंट कैसी? या तो अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड होगी। अपवर्ड कब होगी? जब क्वांटिटी आप कम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। अपवर्ड मतलब पहले इतना था, अब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने का मतलब आपने क्वांटिटी कम कर दिया। ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी आपने कम कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब प्राइस बढ़ेगा तब आप क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, डिमांड को कम कर देंगे। डाउनवर्ड का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। नीचे आने का मतलब क्या है? आपने क्वांटिटी को बढ़ा दिया। क्वांटिटी बढ़ा दिया मतलब आपने एक्सपेंशन कर दिया। क्या कर दिया? एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कब होगा? आप डिमांड कब बढ़ाओगे? जब प्राइस आपको मार्केट में सस्ता मिल रहा होगा तभी आप बढ़ा दोगे, है ना। और हमने इसके बाद क्या पढ़ा? शिफ्ट के बारे में अगर हम बात करें, अगर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स होगा तब क्या होगा? क्या कह रहे हैं? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स में क्या होता है? यस, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो इस टाइम पे प्राइस क्या है हमारा? कांस्टेंट है। नो चेंज इन प्राइस, प्राइस क्या है हमारा? कांस्टेंट है। प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर क्या होता है? शिफ्ट होता है। यहां पर क्या होता है? शिफ्ट होता है। यहां मूवमेंट थी प्राइस की वजह से, यहां अदर फैक्टर्स की वजह से है। तो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। और शिफ्ट कैसे होते हैं? दो होते हैं, या तो राइट वर्ड होगा या फिर लेफ्ट वर्ड होगा। या तो राइट वर्ड होगा या फिर लेफ्ट वर्ड होगा। राइट वर्ड मतलब राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिमांड आपकी क्या हो रही है?
बढ़ रही है, तो मतलब इंक्रीज इन डिमांड, है ना। क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड का मतलब क्या है, यहां लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन प्राइस क्या अभी भी कांस्टेंट, मतलब डिमांड को क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीज इन डिमांड। इजी। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से, है ना। और एक्सपेंशन किसकी वजह से हो रहा है, अगेन प्राइस की वजह से। इंक्रीज और डिक्रीज आएगा तो मतलब अदर फैक्टर्स। ओके, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, और अब तो ये वाली ट्रिक काम ही नहीं कर रही है, फिर से गुम हो गया कर्सर। ऐसे क्यों होता है लेकिन ये, ओके चलो। इसके बाद क्या था हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता था, केवल डायरेक्शन बताता था, इलास्टिसिटी हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। लॉ ऑफ डिमांड केवल डायरेक्शन बताता था, इलास्टिसिटी हमें मैग्नीट्यूड बताता है। इलास्टिसिटी बताता है अगर प्राइस आपका 10% से बढ़ रहा है तो डिमांड में कितने परसेंट से फॉल होगा, है ना। फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज इन डिमांड के बारे में, इसका अगर फॉर्मूला हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑफ डिमांड। नीचे क्या आता है, जितने भी फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, अपॉन में फैक्टर्स आता है, ऊपर क्या आता है, क्वांटिटी डिमांडेड। तीन फैक्टर्स में हम डील करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वाला टॉपिक तो हमने अभी पढ़ा है, तो ये नहीं पढ़ेंगे, बस ये दो टॉपिक हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, देन विल एंड टुडेज सेशन। ओके, कितनी खुशी होती है ना ऐसा सुन के, वाओ। आपने बस इतना बोल दिया ना कि खत्म होने वाला है, हम इतने में ही खुश हो गए, है ना, इतने में ही मजा आ गया मुझे। चलो, सांस में सांस आई, है ना। चलो, सबसे पहला क्या है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस बढ़ने या प्राइस कम होने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन प्राइस किसका, गिवन कमोडिटी का। यहाँ पे प्राइस भी एक्स की बात हो रही है और चेंज भी किसमें आ रहा है, एक्स कमोडिटी में ही चेंज आ रहा है, दोनों में ही सेम की बात हो रही है। अगर अलग अलग हो जाएगा तो कहां चला जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चला जाएगा, है ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेम कमोडिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सेम कमोडिटी की। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अपॉन में क्या आएगा, प्राइस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव। लेकिन हम नेगेटिव के साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हम नेगेटिव के साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, केवल एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करते हैं। और जितना बड़ा वैल्यू होगा, जितनी बड़ी वैल्यू होगी, आपकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। कमोडिटी ए की इलास्टिसिटी कितनी आई है, 2, और बी की कितनी आई है, 0.5। तो ज्यादा इलास्टिक कौन है, 2 इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज हो रहा है, मोर इलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज हो रहा है। मतलब प्राइस में दोनों के चेंज आया है, प्राइस में दोनों के चेंज आया, लेकिन डिमांड में किसके ज्यादा चेंज आया, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। डिमांड में किसकी ज्यादा चेंज आया, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज आया है। इलास्टिसिटी ऑफ ए क्या था, 2, और बी क्या था, 0.5। तो डिमांड में ज्यादा किसकी चेंज आया, कमोडिटी ए की डिमांड में ज्यादा चेंज आया है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे चलते हैं, क्रक्स जहां पे हमने लिखा था,
ये क्या रिपीट हो गया है क्या ये फिर से पीडीएफ ना? हाँ इसमें नंबर ऑफ पेजेस रिपीट हो रखे हैं। ये रहा, क्रक्स पे आ गए हैं हम यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इनकम इलास्टिक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, है ना? प्राइस में चेंज आने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। तो टाइप्स की हम बात करें, या तो क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब डिमांड आपकी क्या हो रही है? इनफाइनाइटली चेंज हो रही है, मतलब आप कितना मर्जी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, डिमांड में कितना मर्जी चेंज आ जाएगा विद नो चेंज इन प्राइस। देयर इज नो चेंज इन प्राइस, लेकिन डिमांड आपकी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, डिमांड आपकी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। लेकिन ये क्या है? इमेजिनरी सिचुएशन है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। और जब भी क्या बोल रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक होगा तो ईडी इज इनफाइनाइट होगा, मतलब कितना मर्जी चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ईडी जीरो है, ईडी जीरो है मतलब चेंज डिमांड में नहीं हो रहा, और डिमांड में चेंज नहीं हो रहा तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी जीरो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी जीरो। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या है? वैल्यू क्या आ रही है? मोर देन वन आ रही है। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या है? वैल्यू क्या आ रही है? मोर देन वन। और वैल्यू मोर देन वन कब आएगी? जब ऊपर वाली वैल्यू, वैल्यू मोर देन वन कब आएगी? जब ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? मोर देन नीचे वाली वैल्यू होना चाहिए, है ना? मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड शुड बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली टू नीचे वाली वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक। लेस इलास्टिक में क्या होता है? जब ईडी इज लेस देन वन। क्या है? ईडी इज लेस देन वन। ईडी इज लेस देन वन मतलब ऊपर वाली वैल्यू आप छोटी है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में जितना चेंज है उसके कंपैरेटिवली डिमांड में कम चेंज है। ओके। यूनिटरी में क्या है? जब दोनों वैल्यू सेम है। यूनिटरी में क्या है? दोनों वैल्यूज सेम है। ओके। ग्राफ के बारे में बात करें हम, तो ग्राफ कैसा बनता है? जब आपका ईडी जीरो है, यहां देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ईडी आपका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ हम क्वांटिटी डिमांडेड शो करते हैं ना, यहाँ हम क्या शो करते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड शो करते हैं। तो डिमांड क्या हो रही है आपकी? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब बोल रहे हैं आपकी डिमांड क्या है? जीरो, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो डिमांड मतलब यहां पर रुक गई है, डिमांड मतलब यहां पर रुक गई है। तो ऐसे में क्या होगा? ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। कैसा होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ईडी इज मोर देन वन कब होता है? जब डिमांड में ज्यादा चेंज हो। ईडी इज मोर देन वन कब होता है? जब डिमांड में ज्यादा चेंज हो। इसलिए कैसा बनता है? फ्लैटर बनता है। कैसा बनता है? फ्लैटर कर्व बनता है ना? ईडी इज वन का मतलब क्या है? ये तो हाइपरबोला बनता था, है ना? हाइपरबोला मतलब इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं उन सबका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। लेस देन वन का मतलब क्या है? डिमांड में कम चेंज आ रहा है, डिमांड में कम चेंज आ रहा है, इसीलिए कर्व कैसा बनता है? स्टीपर बनता है। कैसा बनता है? स्टीपर। तो याद रखना, फ्लैटर द कर्व मोर द इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा कर्व फ्लैट होगा इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना? फ्लैटर द कर्व मोर द इलास्टिसिटी। ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला क्या है? प्राइस। सबसे पहला क्या है? प्राइस। तो बोल रहे हैं किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। प्राइस क्या है उसका? बहुत ज्यादा प्राइस है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। किसी चीज का प्राइस क्या है? बहुत ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। मतलब प्राइस बढ़ने से 50 लाख से, यहाँ पे एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्राइस बहुत ज्यादा था किसका? मर्सिडीज का। 50 लाख की मर्सिडीज थी, कितने की हो गई है? 52 लाख की हो गई है। लेकिन इसकी डिमांड में बहुत कम चेंज आया है, कम चेंज आया है।
तो क्या हो गया, डिमांड में कम चेंज आया तो ईडी इज लेस देन 1, डिमांड में कम चेंज आया तो ईडी इज लेस देन 1, प्रोवाइडेड यहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ये रिच पीपल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिच पीपल को फर्क नहीं पड़ता, प्राइस स्लाइटली चेंज होगा तो उनकी डिमांड कम चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो ईडी लेस देन 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बारे में बात करें तो उनकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, अपनी डिमांड को क्या कर सकते हैं, वो पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना, तो उनकी डिमांड में क्या आएगा, ज्यादा चेंज आएगा। ओके, अगर चीप गुड्स हैं तो इनकी ईडी क्या होती है, ईडी इज लेस देन 1, अगेन क्योंकि थोड़ा सा प्राइस बढ़ने की वजह से इनकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता। ओके, मॉडरेटली इलास्टिक होता है तो ईडी इज मोर देन 1। ओके, अच्छा यहां पर हमने एक एग्जांपल समझा था, अगर हम एक्सपेंसिव गुड्स के बारे में बात करें तो एक्सपेंसिव गुड्स किसी के लिए ईडी मोर देन 1 भी हो सकती है, किसी के लिए ईडी लेस देन 1 भी हो सकती है, डिपेंड करता है उनकी इनकम लेवल से। क्या करता है, डिपेंड करता है उनकी इनकम लेवल से। जैसे अभी हमने डिस्कस करा, अगर वो क्या है, रिच क्लास है ना, रिच पीपल हैं, रिच क्लास हैं, जैसे अंबानी के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइस में चेंज आने की वजह से उनकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, इनइलास्टिक बन जाएगा। मिडिल क्लास के बारे में बात करें, अगर प्राइस में चेंज आया तो उसकी डिमांड में चेंज आएगा, रीजन बीइंग वो पोस्टपोन कर सकता है, तो इसीलिए डिमांड में ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू प्राइस, इसीलिए क्या हो जाएगा, ईडी इज मोर देन 1, इलास्टिक हो जाएगा। इजी है नेक्स्ट वाला, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड में चेंज हो जाएगा, मतलब इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है डिमांड में चेंज हो जाएगा, मतलब इलास्टिक, मोर देन 1। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मतलब डिमांड में चेंज नहीं होगा, आपको वही खरीदना पड़ेगा, उसका सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है तो मैं डिमांड में चेंज नहीं कर पाऊंगी, और अगर डिमांड में चेंज नहीं हो रहा, मैं उसको चेंज नहीं कर पा रही हूं, तो वो क्या है, इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है। क्या है, इनइलास्टिक। कैसे इसको हम रिलेट करते हैं, रबर बैंड से। अगर रबर बैंड को आप ऐसे खींच पा रहे हैं मतलब वो इलास्टिक है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे स्ट्रेच कर पा रही हूँ, मतलब इनइलास्टिक है। क्या ये चेंज हो रहा है, इनइलास्टिक है। अगर यही रबर बैंड होगा, चेंज हो रहा है, इलास्टिक है। डिमांड चेंज हो रही है, इलास्टिक है, डिमांड चेंज नहीं हो रही है, इनइलास्टिक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूट में क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आप डिमांड क्या कर दोगे, चेंज, मतलब आप स्विच कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो मतलब इनइलास्टिक। नेसेसिटी के केस में भी, क्या नेसेसिटी में आप अपनी डिमांड चेंज कर सकते हो, नेसेसिटी में डिमांड चेंज करोगे, जितना अभी खरीदना उतना तो खरीदना ही है, तो नेसेसिटी के केस में क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक, डिमांड चेंज नहीं कर सकते। क्या डिमांड कम ज्यादा कर सकते हो नेसेसिटी के केस में, नहीं, है ना। लेकिन लग्जरियस और कंफर्ट गुड्स के केस में प्राइस चेंज होगा तो तुम डिमांड चेंज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, ये ना डबल डबल मैंने क्या करा था, इनको ना मर्ज करा था सारे पीडीएफ्स को, तो आई गेस 2 बार मर्ज हो गए हैं, सारा रिपीट हो रखा है, नेसेसिटी ये सब हमने पढ़ लिया। यहां से आप टाइम पीरियड, आप क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड, मतलब अगर आप शॉर्ट रन में बात करो, किस में बात करो, शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हैं, अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगेन चेंज नहीं कर सकती तो क्या, इनइलास्टिक, चेंज कर सकती हूं तो इलास्टिक। तो क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट रन में आप चेंज नहीं कर सकते हैं अपने कंजम्पशन पैटर्न को, इनइलास्टिक। लॉन्ग रन में बात करूं तो कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, इलास्टिक बन जाएगा, है ना। हैबिट्स के बारे में बात करें तो हैब्यूचुअल गुड्स क्या होते हैं हमारे, इनइलास्टिक, क्योंकि मैं अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कोई ऐसे गुड्स हैं जो मेरी हैबिट्स में नहीं है, जो मुझे नहीं पसंद है, मेरी प्रेफरेंस के नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, इलास्टिक, उनकी डिमांड में पोस्टपोन कर दूंगी, उनकी डिमांड में चेंज कर दूंगी। ये हमने डिस्कस कर लिया, कंफर्ट, लग्जरी और ये वाला। वेरियस यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कमोडिटी के यूजेस ज्यादा हैं, अगर उस कमोडिटी को आप, वुड है, उस कमोडिटी को आप कैसे यूज कर सकते हो, एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हो, फर्नीचर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसकी डिमांड आप क्या हो जाएगी, ईडी इज मोर देन 1 हो जाएगी, इलास्टिक डिमांड हो जाएगी, है ना। क्यों इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ने पर लोग उसको केवल एसेंशियल चीजों के लिए यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करेंगे, केवल उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर देंगे, और उसकी जो डिमांड है वो शिफ्ट कर देंगे बाकी चीजों के लिए, हम क्या कर देंगे, उसकी डिमांड शिफ्ट कर देंगे, तो वो क्या बन जाता है, इलास्टिक बन जाता है। और अगर सेवरल यूजेस नहीं होते हैं, सॉल्ट है, तो आप उसकी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते हो, तो कैसा रहेगा, इनइलास्टिक रहेगा। कैसा रहेगा, इनइलास्टिक। सेवरल यूजेस हैं
तो उनकी डिमांड क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अभी आप दूध को कैसे यूज कर सकते हो, दूध को कैसे यूज कर सकते हो, दूध से आप पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, स्वीट डिश बना सकते हैं, है ना। लेकिन अभी दूध महंगा हो रहा है तो आप उसको एसेंशियल चीजों के लिए, सिर्फ उसका डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज करोगे। तो डिमांड ज्यादा चेंज कर दी, ज्यादा चेंज कर दी तो मतलब ईडी इज मोर देन वन, मतलब इलास्टिक। सॉल्ट है, महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, आप उसकी डिमांड चेंज नहीं करोगे। अगर आज भी घर में एक पैकेट लग रहा है, महंगा होने पर भी एक ही पैकेट लगेगा, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। खत्म, लास्ट बचा है हमारा टॉपिक, है ना, कौन सा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लास्ट है ये, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बोल रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बोल रहे हैं, इनकम में चेंज आने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन इनकम, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है, क्या कह रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन इनकम आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। अब इनकम में चेंज आने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन इनकम, नीचे क्या है, परसेंटेज चेंज इन इनकम, वाई से इनकम को डिनोट करते हैं, ऊपर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऊपर है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ई वाई से, किससे डिनोट करते हैं, ई वाई से। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों, जब आपकी इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ई वाई, इस केस में क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड कम कर दी, तो कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव, तो ई वाई कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मुझे बताना नेगेटिव कब होगा, कब इनकम बढ़ने की वजह से आप डिमांड कम करते हो, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड आप कम करते हो, कब करते हो ऐसा, कब करते हो ऐसा, इंफीरियर गुड्स के केस में। कब करते हैं, इंफीरियर गुड्स के केस में, जब जब इंफीरियर गुड्स की मतलब इनकम मेरी बढ़ेगी, अब मैं महंगी हो गई, बातचीत वाली हो गई हूं, तो मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं करूंगी, ऐसे केस में मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं करूंगी, है ना। जीरो कब होगा, ई वाई इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो बोल रहे हैं इनकम तो बढ़ी है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आ रहा। कौन से गुड्स हैं, एसेंशियल गुड्स, इनकम बढ़ गई, दवाइयां भी ज्यादा खानी शुरू कर दूं, तो दवाइयों में, दवाई में, मेडिसिन में, इलेक्ट्रिसिटी में, सॉल्ट, शुगर में, प्राइस, इनमें चेंज नहीं आएगा। इनकम बढ़ने की वजह से देयर इज नो चेंज इन द डिमांड ऑफ कमोडिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं, ई वाई इज इक्वल्स टू जीरो। और ये कब होता है, नेसेसिटी के केस में, कब होता है, नेसेसिटी के केस में। ओके, मतलब मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के केस में इनकम बढ़ने पर मैं दवाइयों का कंजम्पशन थोड़ी ज्यादा कर दूंगी, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, ED is less than 1, ED is equals to 1. ED is less than 1 कब होगा, लेस देन 1 का मतलब क्या है, ऊपर वाली वैल्यू आपकी छोटी है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर आता है ना क्वांटिटी डिमांडेड, ऊपर आपका आता है क्वांटिटी, नीचे आता है आपका इनकम, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है आपकी छोटी है ना, तभी आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो बोल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ऐसा कब होता है, ऐसे केस में आपका EY क्या रहता है, लेस देन 1 रहता है। ऐसे केस में EY क्या रहता है, लेस देन 1। और ये कब होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, जब आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर करना चाहते हो, मतलब इनकम बढ़िया, तो आपने मीट, मिल्क, सब्जी, इन सब का कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। लेकिन थोड़ा थोड़ा कैसे बढ़ाया, इनकम में ज्यादा चेंज आया है लेकिन आपने अपने खर्चे में थोड़ा सा चेंज करा, थोड़ी थोड़ी सब्जियों का कंजम्पशन, थोड़ा थोड़ा मीट का कंजम्पशन, ये सब आपने बढ़ा दिया। ओके, यूनिटरी कब होगा, यूनिटरी का मतलब है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन इनकम होगा, मतलब अपने लाइफस्टाइल को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया। याद रखना बच्चे, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि इनकम भी 100 से बढ़िया और डिमांड भी 100 से बढ़िया, परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। पहले डिमांड अगर 0 थी तो अब आपने डिमांड करना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गया, परसेंटेज चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 1 कब होगा, ग्रेटर देन 1 होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगेन
सॉरी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगेन ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने क्वांटिटी 150 रुपए से बढ़ा दी और इनकम आपकी 100 रुपए से बढ़ी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इनकम 100 से बढ़ी है, आपने डिमांड 150 से बढ़ा दी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? परसेंटेज चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया, पहले क्या था, आपके पास इनकम जो थी आपकी 55 रुपए कह रही हूँ, 50,000 आपकी इनकम थी, अब कितनी हो गई है? 55,000 हो गई है। तो इनकम में चेंज कितना आया? 10% आया। अगर हम गुड्स के बारे में बात करें तो पहले घर में 0 एसी था, अब कितना हो गया? 1 एसी हो गया। तो डिमांड में कितना चेंज आया? 100% डिमांड में चेंज आ गया, है ना। तो इनकम में कितना चेंज था? इनकम में चेंज था 10 रुपए का, 10% का। इनकम में चेंज था 10% का। डिमांड में कितना चेंज हो गया? 100% का। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारा ईडी इज मोर देन 1। और ये कब होता है? केवल लग्जरियस गुड्स के केस में होता है। कब होता है? लग्जरी गुड्स के केस में होता है। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या करा? अच्छा, इसके बाद हमारा ये फिर रिपीट हो गया, इनकम इलास्टिसिटी हमने कर लिया। इसके बाद आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिर्फ डिमांड का हमारे सिलेबस में जो है डिमांड के यही टॉपिक्स हैं। ओके, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, मूवमेंट और शिफ्ट और एक्सेप्शंस, अजम्पशंस। इलास्टिसिटी में 3, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। नींद आ रही है अब तुम्हें, है ना? आज की क्लास हमारी एक्सटेंड भी हो गई, बीच में तुमने बातें कर ली ना मुझसे, इसीलिए। चलो एंड करें आज का सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या करा? अभी लैंग्वेज रीड नहीं करी है हमने, है ना, कॉन्सेप्ट समझा है। लेकिन मेक श्योर होमवर्क में आपको क्या कर आना है? सारा रिवाइज करके आना। कल की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, देन विल स्टार्ट विद सप्लाई। फिर हम सप्लाई से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड टू गो। मिले कल। ओके, आदियोस। इतना भी नहीं थकना होता यार, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी से इतना परेशान हो जाते हो।